आपकी जानी पहचानी बहुत ही लोकप्रिय प्रधान पंचायत समिति महावीर जी श्रीमती राजेश जी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि तौर पर सम्मानीय भाई रक्षीलाल जी, सम्मानीय हमारे आपके जाने पहचाने हमारे चेयरमैन साहब हिंडौन सम्मानीय ब्रजेश जी, सम्मानीय रामचरण फुरसटपुरा जी, सम्मानीय राम कुमार जी, सम्मानीय इंद्रेश जी, भगवान साहब जी, पूर्व चेयरमैन साहब, मोहन जी पटेल साहब और प्रधान हमारे क्या नाम भैया महावीर जी, इंदिरा जी, पूरन जी मार साहब, बत्तू जी मेंबर साहब और तमाम हमारे सम्मानीय करसोलिया जी बैठे हैं। 2 करसोलिया हैं, एक ही है, एक ही है, आप 2 है ना नेमीचंद जी, हैं एक ही। सम्मानित हमारे तमाम मंच पर विराजमान सम्मानित इस गांव पर बस्ती के सभी हमारे पंच पटेल, सामने बैठे हमारे पूजा के युग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, आज इतना शानदार जानदार कार्यक्रम आपने रखा और इतना बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कराया। इस समिति को, गांव बस्ती को, स्थानीय सरपंच साहब, तमाम जो लोग हैं, मैं अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर जिस तरीका से काम किया है, इतना अच्छा काम आपने किया है। गांव बस्ती के सभी पंच पटेलों को ये कार्यक्रम पहले 18 को होना था, परंतु मैं नीमच में लगा हुआ था, इस वजह से इन्होंने 22 तारीख का मेरे निवेदन पर 22 पर रखा। मैं इन गांव बस्ती का सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे तमाम बैठे हैं पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सब लोगों ने, माताओं बहनों, आप सब लोगों ने मिलकर आज से ठीक 1 साल पहले मुझे लोकतंत्र के मंदिर में आपने भेजा और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आपने मुझे उसमें तकरीबन 1 लाख मतों से विजयी बना के भेजा। मैं आप सबका कृतज्ञ आभारी हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया। साथियों, अब राम कुमार जी कह रहे थे कि मैं सरकार में मंत्री था, मंत्री होने के नाते पूरे राजस्थान के लोग आपके भाई और आपके बेटे के पास में आते थे। मैं कोई मंत्री नहीं था, ये सब लोगों आप लोगों की देन है। मैंने कोई समाज पर, प्रदेश पर कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। थोड़ा सा समय मिला 5 साल का, जितना मैं कर सकता था पूरे राजस्थान के अंदर सड़कों का जितना काम हम लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा आज पूरी राजस्थान की जनता उनको सराह रही है। साथियों, हम लोगों को सीख लेनी चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से। साथियों, जो राम कुमार जी कह रहे थे, हमको 70-75 साल पहले जब बाबा साहब थे, उन्होंने जब संविधान बनाया, आजादी की लड़ाई लड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने जो लड़ाइयां लड़ी थी, उन दिनों को याद रखिए जब देश गुलाम था, जब सुई तक हमारे यहाँ नहीं बन पाती थी, हमारे साथ कितना भेदभाव होता था, किस तरह की छुआछूत थी, उस तरह बाबा साहब ने उस जमाने के अंदर आप लोगों के लिए संविधान सभा में पहुंचकर उस कमेटी के अध्यक्ष बनकर जो दलित शोषित पिछड़ों को जो अधिकार दिए, अधिकार देने के बाद वो अधिकार लागू हुए, उन्हीं का नतीजा है कि आज हम जैसे लोग, अनीता जैसी विधायक, भाई रक्षीलाल जैसे इनके घर में प्रधान, राम कुमार जी जैसे पूर्व जिला प्रमुख, ये सब जो गरीब लोग बने हैं, हम सब लोग जितने यहाँ तक पहुंचे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान है। साथियों, उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या नहीं किया, उस व्यक्ति ने हमें आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। उसने कहा, हे मेरे अनुयायियों, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे क्या हो रहा है। आज हमारे आरक्षण के ऊपर, बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए के ऊपर जिस तरह से कुटाराघात हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको 75 साल पीछे धकेला जा रहा है, जिस तरीका से आपके पीछे षड्यंत्र हो रहा है। साथियों, हम गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, अभी तक पता नहीं
हम जैसे लोग तो सब चीजों को जानते हैं, हमने उन लोगों को बड़ी नजदीकी से देखा है, हमने बड़ी शालीनता से उन लोगों को सुना है। आपका बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, और षड्यंत्र क्या हो रहा है साथियों, मैं एक छोटा सा व्याख्या करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हैं कि जिस तरीका से मुझे तमाम नौजवान और माता बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी हैं, आप ध्यान से सुन लो। देश को आजाद 75 साल पहले हुआ था, पर दूसरी आजादी की लड़ाई अब शुरू हुई है। दूसरी आजादी की लड़ाई अब जाके शुरू हुई है, जो संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। तमाम एजेंसियों, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार के अंदर तकरीबन 150 के आसपास लैटरल एंट्री के तहत जो डायरेक्ट बैक दरवाजे से तकरीबन 130-135 लोगों को आईएएस का दर्जा दे दिया, आरएसएस के लोगों को। जो यूपीएससी का पेपर होता है, ये डॉक्टर हो चाहे मास्टर हो चाहे कोई हो, कितनी मेहनत से आप लोग पेपर देते हो, रात दिन मेहनत करते हो, अपनी मेहनत के पसीना का कमाई का पैसा अपने बच्चों को कोचिंग के अंदर लगाते हैं, तब जाकर 100 में से 10 बच्चों का नाम कहीं ना कहीं सेलेक्ट होता है, 90 फेल हो जाते हैं। और वो लोग, ऐसी विचारधारा के लोग जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, ऐसे लोग देश की नीति तैयार करेंगे। ऐसी विचारधारा के लोग जो आपके बगैर पेपर दिए आईएएस बन गए, बैंक दरवाजे से उनको जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया, ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। ऐसी विचारधारा के लोगों का हमें पुरजोर करना चाहिए, जो हमारी नीति और नीयत के खिलाफ है। इस देश के अंदर 2 लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ थे, 2 लोग, 2 संस्थाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ थी। उस जमाने के अंदर आरएसएस और जनसंघ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहुत तगड़ी विरोधी थी, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए उनको रोका गया कि दलित का व्यक्ति संविधान कैसे बना सकता है, यदि दलित संविधान बना देगा तो हम लोग अछूत हो जाएंगे। साथियों, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, इस हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 4 वर्ण है। जाति नहीं बनी थी, जाति कर्म के आधार पर थी। 4 वर्ण, ब्राह्मण में ब्राह्मण आ गए, वैश्य में वैश्य आ गए, क्षत्रियों में क्षत्रिय आ गए, और बाकी हम सब मोहन भाई शूद्रों में गिनती हो गई। जितने लोग थे उनकी शूद्रों में गिनती हो गई। ब्राह्मण देव भैया भगवान साहब जी ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो शूद्र थे 4 ही वर्ण थे, इसके अलावा कोई नहीं था। अब शूद्रों में गिनती तमाम लोगों की हो गई। आपके मंदिर में भगवान महावीर का मंदिर है, उसमें आप बेशक जाते हो, आप खुद जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आरक्षण की व्यवस्था का मामला जो मैं बता रहा हूं ना आपसे, गांव के अंदर आप मंदिर में जाओ, चाहे वो किसी भी जाति ने बनाया हो, एससी की जाति के अलावा, क्या मंदिर में जाने का अधिकार आप लोगों के लिए है? गांव के अंदर है तो बता दो मुझे, अरे हो तो बताओ। यदि अधिकार है तो आरक्षण समानता हो जाए, हमारा खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक समानता का अधिकार नहीं मिले तब तक छुआछूत खत्म नहीं हो। इस आधार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। कोई आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी कि भजनलाल जाटव संपन्न हो गया या राम कुमार संपन्न हो गया या और कोई संपन्न हो गया, उस आधार पर आरक्षण नहीं था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। आरक्षण था छुआछूत और समानता के आधार पर। क्या मैं जाति जाटव बदल जाएगी मेरी जीते जी जब तक मैं जिंदा रहूंगा? चेंज हो सकती है क्या? हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, ये छुआछूत और समानता के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। अब तमाम एजेंट और जातियों के लोग हैं, उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो लोग आरक्षण, दलित, शोषित, पिछड़े कोई लोग हो, यदि कोई आरक्षण मांगता है तो निश्चित तौर पर उसको आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब गुर्जर समाज के लिए 5% एमबीसी में,
और अब तो भैया भगवान साहब जी ईडब्ल्यूएस में भी हो गया 10%। हो गया कि नहीं हुआ? अब सबको आरक्षण हो गया तो आप सोचिए, अब तो सबको अच्छा लगा आरक्षण। और जब पहले कोई आरक्षण मांगता था तो ये दलित है, ये ऊंच नीचा है और ये ऊंचा है, ऊंच और नीच जाति की बात होती थी। इसलिए गरीब सब हैं, सबको अधिकार आरक्षण मिलने का, और ये सबको मिला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वो आरक्षण सबको मिला है। साथियों, मेरा आपसे विनम्र अपील है, हम जयकारे लगाते हैं जय भीम के, बाबा साहब के। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ कर अपील है, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से, भजनलाल जाटव तो आज आया, भाषण देके चले जाएगा, 10 दिन बाद फिर आएंगे, फिर आ जाऊंगा, वो दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों को बाबा साहब की शिक्षा कलम दबाव दीजिए, अपने बच्चों को बाबा साहब की कलम दबा दीजिए। आज के नौजवानी पीढ़ियां किस तरफ जा रही है, किस विचारधारा की तरफ जा रही है, क्या गंदी लतों की तरफ जा रही है? उन विचारधाराओं को रोकिए, उन ऐसे जो सामाजिक दोष है उन पर रोक लगाइए और पढ़िए लिखिए, तब जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हो पाएगा। क्योंकि अब बहुत बड़ा समय आने वाला है, कठिनाई आने वाली है। मैं कहना चाहता हूं, अभी भर्ती निकली थी, मैं देख रहा था एएनएम, जेएनएम, डॉक्टर वगैरह की, और जो भर्ती निकली थी वो हमारी जो एजेंसियां होती हैं उनके थ्रू निकली थी, जो प्राइवेट एजेंसी होती हैं, उन एजेंसियों के थ्रू एएनएम, जेएनएम और डॉक्टर्स की भर्ती पूरे राजस्थान में निकली है। आप मुझे बताइए, आपको पता है क्या, किसी बच्चे को पता है क्या कि जो प्राइवेट संस्थाओं के तहत एजेंसियों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग के अंदर, पंचायत समिति के अंदर, आपके नरेगा के अंदर, आपके नगरीय निकायों के अंदर, आपके एएनएम, जेएनएम के अंदर, आपको पता है क्या कितनियां जो आपकी प्राइवेट एजेंसियां उनके थ्रू बच्चे लग गए? पता है क्या? पता है क्या? किसी को नहीं पता। मैं बता देता हूं, वो भर्तियां हो रही हैं और उनमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और उनके अंदर, वो मुझे भी पता है, वो भर्तियां टेम्परेरी हैं, पर सरकार, राजस्थान सरकार का नियम है कि जो व्यक्ति उसके अंदर नौकरी करेगा, जब आपकी परमानेंट भर्ती होगी तो उसमें 10 बोनस अंक मिलेंगे, 10 बोनस अंक। ये राजस्थान सरकार का नियम है। अब वहां पर लगनी है, और राजस्थान सरकार का 2014 का सर्कुलर है, ये राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने निकाल रखा है कि कोई भी निजी संस्थान हो, चाहे नरेगा हो, चाहे प्राइवेट एजेंसी कोई भर्ती ले, उसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये राजस्थान सरकार का नियम है, पर राजस्थान सरकार उस नियम को ताक पर रखकर नियम के विरुद्ध उन भर्तियों को करना चाह रही है, और वो एजेंसियां लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपया ले लेके उन तमाम लोगों को लगा रहे हैं। अभी मीडिया के माध्यम से देखा होगा, आपने फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से देखा होगा, एक शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती हुई, उसमें 1.5 लाख रुपए लेके उन बच्चों को लगा दिया। और कोई ये एक जाति की बात नहीं कह रहा मैं, लोगों को पता ही नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, मैं जब मंत्री था, जब संविदा में भर्ती हुई थी कोरोना काल के अंदर, जब राजस्थान सरकार ने, हमारी सरकार ने ऐसी भर्ती निकाल दी थी, उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, उसमें एएनएम, जेएनएम और डॉक्टर लगाने की व्यवस्था कर दी थी। जब मुझे पता लगा कि ये भर्तियां हो रही हैं और कुछ भर्तियां हो भी गई थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, प्रिंसिपल टू सीएम से मिला। मैंने कहा साहब, ये बहुत बड़ा घोटाला हाथ हो रहा है, चाहे एससी के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे ईडब्ल्यूसी के लोग हों, गरीब लोगों का इसमें नंबर नहीं आएगा। जो पैसा देगा उसका नाम आ जाएगा, और जो पैसा नहीं देगा उसका नाम नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात सुनी, चीफ सेक्रेटरी ने मेरी बात सुनी, प्रिंसिपल टू सीएम ने मेरी बात सुनी, और पूरे राजस्थान की भर्तियों को मैंने कैंसिल कराया था, पूरे राजस्थान की भर्तियों को। और मैंने उन भर्तियों को फिर बाद
दिन बाद गजट नोटिफिकेशन हुआ और उन भर्तियों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कराई थी। और मैंने ये कहा था ये पट्टा है, 2014 का सर्कुलर है, आप नियम विरुद्ध काम मत करिए, नहीं तो राजस्थान का दलित ओबीसी उठ खड़ा होगा और आपके खिलाफ बहुत बड़ा माहौल तैयार हो जाएगा और सरकार को, हमारी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। मैं भी कल परसों चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा, सीएम से तो भाई हमारे क्षेत्र के हैं, संभाग के हैं, कोशिश उनसे भी करूंगा मिलने का। इतना बड़ा कुटाराघात मत करिए, हमारे नौजवान साथियों के साथ धोखा मत करिए, हमारे SC ST OBC लोगों के साथ आप धोखा मत करिए, इन पर आरक्षण की व्यवस्था करिए। और मो को भी वो सूचना होने लगी, एक हमारे गुर्जर समाज का लड़का था नहरे क्षेत्र का, उसने कही साहब ऐसे ऐसे भर्तियां हो रही है गुपचुप तरीका से। मैंने कहा यार मेरे को तो पता ही नहीं है। बोले मेरी एक ही पत्नी थी MBS के MBC के अंदर, उसका नाम नहीं आया, तब जाके मुझे भी पता लगा। एक ही फोरम और 2 जगह उसमें भी उसका नंबर नहीं आया, तब जाके मुझे पता लगा। इसलिए मैं चाहता हूं कल हम CS से मिलेंगे, प्रिंसिपल टू CM सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, ये राजस्थान में तमाम भर्तियां कैंसिल हो और आरक्षण की व्यवस्था हो। ये है संविधान खतरे में, ये है आपके बाबा साहब भीमराव का आरक्षण खत्म करने का मामला। ये पीछे से बैक दरवाजे से आपके आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका पता है कि जयपुर का एयरपोर्ट बिक गया, मालूम है कि आपको? नहीं पता। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, 7 एयरपोर्ट दिल्ली अडानी को दे दिए। जो प्रॉफिट में चल रहे थे भारत सरकार की एजेंसियां, वो प्रॉफिट में चल रहे थे, उनको अडानी को दे दिया। और अडानी ने जो व्यक्ति सरकारी जो भर्तियां होती थी, आप मुझे बताइए एयरपोर्ट में जगह निकलेंगी तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? एयरपोर्ट जब होगी, अरे भैया सरकारी भर्ती में तो आएगा ही नंबर, सरकारी भर्ती होगी तो आएगी। अब सरकारी भर्तियां बंद कर दें और अडानी भर्ती कर रहा है, जो जिसकी अडानी से पहुंच होगी उसकी भर्ती हो जाएगी। और भर्ती सरकारी नहीं, जो 1 लाख रुपया तनख्वाह सरकार देती थी, अब वो 20,000 में पढ़ा लिखा नौजवान साथी नौकरी करेगा। ऐसे आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म, रेलवे ठेके पे दे दिया, नौकरियां ठेके पे दे दी, आपके भारत पेट्रोलियम दे दिया, LIC आपके बेच गई, आपका आरक्षण तो वैसे ही खत्म हो गया बैक दरवाजे से। इस तरीका से आपके आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। साथियों, हम मांग करते हैं कि अब हमारी पार्टी का मेरा संकल्प है कि जब जाति जनगणना तो हो ही होगी राहुल जी के अनुसार, जितनी बाबा साहब ने कहा था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी मिले इसको भागीदारी, क्योंकि अब हमारे यहाँ राजस्थान में SC 16% है। कितनी? 16% है। यदि आज जाति जनगणना होगी तो हमारी 2% बढ़ जाएगी, तो 18% हो जाएगा, तो 2% बच्चे हमारे और लग जाएंगे। ST हमारी 12% आरक्षण है, वो आपके बढ़ के 14% हो जाएगी। OBC का भी आरक्षण जब जातिगत जनगणना होगी तो वो भी OBC का बढ़ जाएगा। तो ये बाबा साहब का सपना था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी मिले उसको भागीदारी। अब एक चीज और रह गई, सबसे बड़ी चीज है, हम चाहते हैं, हमारी मंशा है कि अब जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र का मतलब चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे आपकी LIC हो, चाहे ये तमाम भर्ती हो रही है, इन पे भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर हमारी बेरोजगारी मिटेगी। ये हम लोग इस आंदोलन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नौजवानों को निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण की व्यवस्था होगी, तब तो बाबा साहब का सपना साकार होगा। नहीं तो कितने जयकारे लगा लेना, आपकी तो गर्दन कटने वाली है। आप तो आज मरे कल मरे, जिस तरीका से षड्यंत्र हो रहा है, आपको आगे रास्ता बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे शीर्ष नेतृत्व खड़गे साहब को, जिन्होंने लड़ाई लड़ी राज्यसभा में, और अमित शाह ने कहा क्या अंबेडकर लगा रखा है, इतना नाम यदि भगवान का लेते तो आप नरक को स्वर्ग को चले जाते। क्या अंबेडकर लगा रखा है, इतना नाम यदि भगवान को भी लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। अरे अंबेडकर साहब हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के हमारे भगवान है, अंबेडकर
साफ भगवान है। ऐसी मंशा के लोग आपका भला नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं, स्वर्ग और नरक किसी दुनिया में किसी ने नहीं देखा, हमें तो स्वर्ग और नरक भेजने वाले हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब हैं। उनकी विचारधारा को हमें आगे लेके बढ़ना चाहिए। एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है। दो विचारधारा इस देश के अंदर है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के लोग हैं, इसलिए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। तो हम सब लोगों को जिस तरीका से तमाम मंच के लोग बैठे हैं, इस विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। इतना शानदार जानदार कार्यक्रम रखा है। थोड़ा बहुत मेरे लिए आप लोगों ने कोई काम बताया है, मैं इतना को विश्वास दिलाता हूं। मैं सांसद हूं और अभी आपके सामने 56-60 करोड़ का रोड नादौती वाला वो कराई दिया, महावीर जी पहले बनाई दिया। 300 करोड़ का बाईपास अभी नेशनल हाईवे के द्वारा गडकरी जी ने हमारे अवसंसा पर एक 300 करोड़ का बाईपास और स्वीकृत किया है। सरकार तो भैया मेरी है नहीं, ना अनीता जी की सरकार है, ना मेरी सरकार है। और जो मेरे पास फंड है, 5 करोड़ रुपया फंड मिलता है मुझे। कितना? 5 करोड़ रुपए मिलता है। जो भी आप कहना चाहते हैं, जितना भी चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका हमारे साहब? देवीलाल जी। ये बच्चे कह रहे हैं कि लाइब्रेरी उसके अंदर बनानी है, तो जो भी फंड आप चाहोगे, ज्यादा तो मेरे पास मिल नहीं पाएगा, मेरी भी मजबूरी है, मुझे सभी जाति 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ता है। जितनी भी आपकी जो भी सीमा होगी मैं करा दूंगा, परंतु हमारे पास धर्म संकट है। वो मैं बात सुन लूंगा, कह देगी, कह तो दैया आप। मैं जानता हूं आप जब बुलाते हो तो आपकी जरूर आशा रिक्शा होती है, आशा रिक्शा होती है। एमएलए साहब को अकेले को 5 करोड़ मिलता है, एक विधानसभा है, एक विधानसभा को 5 करोड़ है, और मेरे पास 8 विधानसभा है तो 5 करोड़ रुपए। इनको 5 साल में मिलेगा 40 करोड़, 25 करोड़। इनको मिलता है 25 करोड़ 5 साल में। कितना? 25 करोड़ 5 साल में एक विधानसभा हिंडौन के अंदर, और मुझे मिलेगा 25 करोड़ 8 विधानसभा धौलपुर करौली मिला के। तो मैं कहां इनके समांतर बैठ सकता हूं? इनके पास तो बहुत धन है, मेरे पास कहां धन है? मेरे पास तो सेवा है, दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी में मैं आपके पीछे आता रहूंगा। वहां तो घनश्याम मेहर जी बोल देते हैं कि साहब मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो। आप तो ऊपर से पैसा लाते जाओ, रोडों का, हॉस्पिटलों का, मेडिकल कॉलेजों के लिए, SC ST के छात्रावासों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लियो आप लोग, तो बाकी काम को हम यहाँ संभाल लेंगे। अनीता जी, यहाँ के काम को तो आप ही संभालो, या पैसा है यहाँ महावीर जी इनमें दे दो, अब की बार उधर दे दिया, अब की बार इधर दे दो, पैसा बहुत है, क्या फर्क पड़ना है, नहीं तो दीमक लग जाएगी इसके अंदर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, इसीलिए तो लास्ट में बुलवा रहे हैं आपको, घोषणा आप करेंगे ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आपने स्नेह दिया, उसके लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और जो लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी है, आपकी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो, कहां से लाएंगे कहां से नहीं लाएंगे, वो व्यवस्था आपकी करा देंगे। आप सुने मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारे लगा के, 3 नारे लगा के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे भी जाना है और आप लोगों को भी काफी देर से बैठे हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारे लगाना मैं बोलूंगा, बाबा साहब आप बोलेंगे, अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे। माता बहनों में दम ही नहीं है। आज खाए नहीं क्या? क्या बनाया आज आपने? मालपुआ बनाया, फिर भी दम नहीं है। खाए नहीं, मुझे लगता अब तक खीर पुआ नहीं खाए क्या? खा लिया? नहीं खाया? लगाओ बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। पूरे संसार के अंदर सबसे पहले महिलाओं को 1 वोट का अधिकार दिया तो हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। 1 वोट का अधिकार दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, तो आपको भी इतना ही, चाहे राजा हो, रंग हो, ऊंच हो, नीच हो, महिला हो, पुरुष हो, 1 वोट का अधिकार दिया। जितना अधिकार इनका भी है उतना अधिकार आपका भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, राम राम।